भाई साहब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। भाई पहले तो बच्चों को यह पता लग गया होगा भाई दोस्त, एक चीज दिमाग में रखिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम को एक कहानी पता लग गई होगी कि 26 अप्रैल is your exam date. I think everybody knows it. ठीक है, 26th April has been declared as your exam date. तो आई थिंक सारे बच्चों को ये कहानी सबको पता लग गई है। ये अभी खाली सीबीएसई वालों का आया है, आईएससी पंजाब बोर्ड का भी आ जाएगा। बट अब पहले मुझे एक बात बताओ, डू यू थिंक दैट इट इज गुड कि एग्जाम 26 अप्रैल तक चले गए? इट्स बैड एक्चुअली. It is one of the worst decision taken by the boards, which ये मेरा व्यू है, याद रखिएगा. It is actually my view. Why? Because आगे जो बच्चा कोई भी एग्जाम देगा, जिसने आगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉलेज एग्जाम्स देने होंगे, सारा कुछ डिले होगा और उतना उसको आगे पढ़ाई के लिए शॉर्ट स्पैन मिलेगा. याद रखिएगा, दिस इज अ बेसिकली रॉन्ग डिसीजन, बट उन्होंने ठीक है करा है. अब गाइस, सबसे पहले आप लोग को एक चीज और बता देता हूं. आज एक अच्छी खबर, ये तो बुरी खबर थी कि 26 अप्रैल को एग्जाम है, ये अच्छी खबर नहीं है. दिस वाज अ बैड न्यूज बेसिकली. अच्छी खबर आज के दिन में ये आई कि भाई सीए का रिजल्ट आया और अपने सेंटर से अभी तक जो रिजल्ट अभी सामने आया है, 6 बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं. 6 स्टूडेंट्स मेरिट होती है 300 के ऊपर. 400 में से 300 वाले जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 स्टूडेंट्स, अभी तक लिस्ट तैयार हो गई उनकी. और बच्चे जो हैं उनके मार्क्स आएंगे. और मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं सीए के अंदर, बेटा अकाउंट्स में मार्क्स लाना इज समथिंग, कितना बहुत अच्छा लेवल चाहिए उसके लिए. स्टूडेंट आर स्कोरिंग 92 इन अकाउंट्स. बेटा लोगों के सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं आते, याद रखना. दे आर स्कोरिंग 88, 92 ऐसे मार्क्स हैं. सीए के अंदर क्या बोलते हैं, 60 प्लस मार्क्स आ जाए ना तो एग्जाम्शन होती है. एग्जाम्शन समझते हो? मतलब कह लो एक तरह से भाई कि उनको वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा. 60 प्लस मार्क्स आ जाए तो बहुत मेजर चीज मानी जाती है, राइट. और यहां पर स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 80s एंड 90s. आई विल शेयर द लिस्ट वेरी सून विद यू गाइस टुमारो. दिस वाज द गुड न्यूज फॉर मी. एंड जो बच्चे बेटा थोड़ा सा इनकम्प्लेसेंट हो जाएंगे, यार हमारे एग्जाम 26 अप्रैल को हैं, ये भी आपको बता देता हूं, इनकम्प्लेसेंट बिल्कुल मत होना, क्योंकि 26 अप्रैल भी आते टाइम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट. अगर आप देखोगे हमारा फेब हाफ ऑफ द फेब इज डन, सो यू हैव ओनली मार्च लेफ्ट इन बिटवीन. ठीक है, तो याद रखना, अगर हम देखें तो ज्यादा हमारा कोई डिले वाला पीरियड नहीं है. ओके, सो गाइस लेट्स कंटिन्यू. हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इतना अभी तक करा, बच्चे प्लीज फोकस करना भाई. एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमने कल क्या करा था. बेटा प्लीज कीप क्वाइट एंड जस्ट लिसन प्लीज. कैश फ्लो के अंदर हमारे पास 3 एक्टिविटीज थी जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था. एक आ गई थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आ गई थी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक थी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. पहले बच्चे देखो भाई, इसको आप लोगों ने एक्चुअली में रिवाइज करा होगा दोस्त सबने, ठीक है. ये थ्योरी अगर आपने घर जाके रिवाइज करी, इट्स वेरी गुड. नहीं करी तो कोई बात नहीं बेटा, अप्रैल के बाद और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए. You have lot of opportunities to give the exams. ऐसा बोर्ड नहीं बोलता कि एग्जाम एक बार देना है, आप +2 4-5 बार भी कर सकते हो, नॉट एन इशू, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, ओके. सो गाइस, ये एक्टिविटीज के बारे में रिवाइज करना बहुत जरूरी था, ये हमने कल कर लिया. अब आज का मुद्दा क्या है? अब तक हम क्या कर रहे थे? थ्योरी. आज का मुद्दा क्या है? चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है. अब दोस्त, हम लोग जब सीएफएस बनाते हैं तो सीएफएस बनाते कैसे? देखो, हेडिंग लिखो
प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जल्दी से दो हेडिंग लिखिए सारे। हेडिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। लिखिए भाई, प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखिए दोस्त, सीएफएस हमेशा दो मेथड से बनता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सीएफएस अब फुल फॉर्म मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं इसको बहुत स्लोली कराऊंगा, अच्छे से समझना। सीएफएस हमेशा दो मेथड से बनता है। और एक बात और याद रखना, मैं दोस्त जितना भी आपको फॉर्मेट बताऊंगा ना, द एंटायर फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये सारा का सारा जो फॉर्मेट होगा ये किस पे बेस्ड होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के ऊपर। ठीक है, अब इसमें ना याद रखिएगा, दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसमें से आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट मेथड सीबीएसई कह लो, आईएससी कह लो, पंजाब बोर्ड कह लो, सब बोर्ड्स में है एंड इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिर्फ जो हमारा स्टेट बोर्ड है ना बेटा, उसमें खाली थोड़ा बहुत पूछा जाता है, वो भी डिटेल में नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? डायरेक्ट मेथड का थोड़ा सा पार्ट खाली स्टेट बोर्ड जो होता है हमारा, सपोज कर लो भाई जो स्टेट बोर्ड है हमारा पंजाब बोर्ड, हम उसी में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेजॉरिटी आपको जो क्वेश्चंस आना है वो इनडायरेक्ट मेथड से आना है, तो मेरा फोकस भी आपको इनडायरेक्ट मेथड पे ही रहेगा। ठीक है, याद रखना +2 लेवल पे आप सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस करते हो। जब आपको मैंने उस दिन बताया था कि ये चैप्टर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी आता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में भी आता है। ठीक है, कल को आप आगे थोड़ा और अच्छा पढ़ाई करो तो उसमें भी ये चैप्टर रिपीट होता है। तो याद रखना दोस्तों, उसमें फिर ये मेथड आपको डायरेक्ट मेथड पूछा जाता है इन हायर क्लासेस। ठीक है, बट फिलहाल अभी हम +2 की बात करें। सो +2 में हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस करना है फॉर ऑल द बोर्ड्स। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली क्या है? देखो, इनडायरेक्ट मेथड को समझने के लिए दोस्त आपको बहुत स्लोली मेरे साथ साथ नोट करना है, और मैं इसको काफी स्लो समझाऊंगा। आई विल बी एक्सट्रीमली स्लो इन दिस पार्ट, राइट? अब इनडायरेक्ट मेथड को समझो। इनडायरेक्ट मेथड जो है बच्चा, उसका फॉर्मेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। फॉर्मेट क्या है, उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर लिखो फॉर्मेट ऑफ सीएफएस, सारे बच्चे लिखो। और ये हमारा फर्स्ट हेडिंग होता है विच इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं बच्चा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? यहां पर एक लाइन खींच दो, ऐसे करके याद रहेगा, और मैं उसके सामने सामने लिखते जाऊंगा। याद रखना, हम लोग जब भी सीएफएस का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा आपने स्टार्ट करना है पहले पार्ट से, जो कि था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती थी, मैं आपको याद कराता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली वो एक्टिविटीज होती थी जो आपके बिजनेस से लिंक्ड होती थी। ठीक है, समथिंग विच रिलेट्स टू बिजनेस। आपको याद होगा मैंने कल बहुत सारे एग्जांपल दिए कि आप फाइनेंस कंपनी हो तो आपके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कल की क्लास आई थिंक सबने लगाई होगी, राइट? सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो वैल्यू होती ना, कि हम लोग का कितना कैश उसमें से आया या कितना कैश गया, वो निकालते कैसे? हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? समझो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट हमें चाहिए होता है। हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए होता ना बेटा, वो चाहिए होता है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाला नेट प्रॉफिट हमें लेना होता है। हम यहां पे लिखते हैं उसको। ठीक है, याद रखना हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग ऊपर बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको मार्क कर लो अच्छे से। स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब बच्चों के मन में सवाल क्या उठेगा कि सर हमें ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, इसके साथ लिखोगे नोट 1। बेटा अभी ना क्या करना,
मैं जितना अंडरलाइन करता जाऊंगा उसी को नोट करना, आगे वाला मत नोट करना, राइट? हमें कोई जल्दी नहीं है। मुझे कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर मुझे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए नोट करने के लिए, राइट? मेहरा साहब की कसम मैं दूंगा नोट करने के लिए, कसम से कह रहा हूं बेटा, क्योंकि सबसे स्लो राइटर हमारी क्लास में वही है, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसकी कसम खा ली भाई। तो दोस्त याद रखना, इसको अच्छे से समझना, बिकॉज मैंने आज आपको खाली फॉर्मेट ही कराना है, ठीक है? बहुत स्लोली कराऊंगा ताकि आपको पूरा टाइम सिर्फ फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने में लगे। तो दोस्त हमारे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये पहली आइटम होती है, पर याद रखना ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, इसके साथ ब्रैकेट में लिखो नोट 1, ठीक है? इसको निकालना सिखाऊंगा। इसमें प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बच्चों का सवाल आएगा, सर एक बात बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? उसको समझने के लिए आगे लिखो नोट 2, उसको समझने के लिए आगे लिखो नोट 2। लिख लिया? अभी आएंगे इसके नीचे नोट्स आएंगे इसके बारे में कि आप सोचोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है? उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करते हैं। बच्चा बोलेगा सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? नोट 3। अच्छा, जब हम ये कर लेते हैं ना भाई इसको लेस, तो ये हमारे पास आंसर आता है, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं दोस्त इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। एक सेकेंड ठहरो, तो इसे हम बोलते हैं दोस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आ गया, ठीक है? अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर खर्चे प्लस करते हैं इनकम माइनस करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मैं इसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा। देखो आप समझो, आप नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है, ठीक है? नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चे पहले लेस कर चुके होते हो, तो आप क्या करते हो? उसको वापस ऐड बैक करते हो। इनकम पहले आप ऐड कर चुके होते हो, इनकम पहले आप ऐड कर चुके होते हो, तो आप इनकम को लेस करते हो। क्यों? क्योंकि यू वांट टू गो बैक एंड कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर बच्चों को थोड़ा सा 11th का फाइनल अकाउंट्स याद हो तो उसमें आपको याद होगा पीएल ऐसे बनता था। देखो मैं चाहूं तो बच्चों को कह सकता हूं रट्टा लगा ले यार, ठीक है? पर रट्टा बेटा मैं रेकमेंड करूंगा नहीं, इसलिए मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं कि प्लस करना है तो क्यों करना है, माइनस करना है तो क्यों करना है, ठीक है? एक बार लॉजिक से सुन लो दोस्त। यहां पर नेट प्रॉफिट जो है अपने पास आ गया। यहां पर क्या होता है, जितने भी खर्चे होते हैं ना सारे के सारे, वो आपके लेस हुए होते हैं, ये होता है जीपी। और यहां पर सारी इनकम्स जो होती हैं वो आपकी ऐड होती हैं, और उसके बाद जाकर नेट प्रॉफिट आता है। बट ये खर्चों के अंदर कुछ ऐसे भी खर्चे आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, उसे हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या? जो बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उन खर्चों को वापस ऐड करते हैं, वापस ऐड करते हैं, और ये जो इनकम्स आपने ऐड करी होती है इसमें से नॉन ऑपरेटिंग नेचर की, उनको हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो ये जाकर फिर आपका रिवर्स फॉलो करके आपका आंसर देता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का। बेटा समझ में आ रहा है मैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस क्यों करता हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस क्यों करता हूं? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, राइट? अच्छा, फिर इसमें मैं क्या करता हूं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स को मैं प्लस करूंगा। गाइस सिर्फ एक लर्न कर लो। देखो इसको लर्न करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक फ्लूक याद करो, डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा तो इसका उल्टा क्या होता है? इंक्रीज इन करंट एसेट। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा? माइनस। जो माइनस में होगा मैं ब्रैकेट में लिखता जाऊंगा, ठीक है? अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, इंक्रीज इन करंट एसेट अगर माइनस होगा तो उसका उल्टा क्या होता है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसको देखो प्लस कर रहे हैं, रिवर्स। अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा? माइनस। और ये जो फिगर आती है इसे कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? कैश जो हमें बिजनेस के ऑपरेशन से आया। अब बच्चों के मन में एक सवाल उठ सकता है, सर एक बात बताओ, डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस क्यों करते हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो दोस्त, व्हाट इज डिक्रीज इन करंट एसेट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा साथ साथ ना मेरे एग्जांपल को भी सुनना, ठीक है? फॉर एग्जांपल समझो बेटा। बेटा मुझे एक बात बताओ, सपोज स्टॉक, अच्छा सारे जानते हो स्टॉक करंट एसेट होता है? हाँ जी, एवरीबडी एग्रीज? सारे सुनना दोस्त, स्टॉक करंट एसेट होता है।
मान लो 2020 में तुम्हारे पास स्टॉक का बैलेंस था 10,000, 2021 तक आते आते स्टॉक 7,000 का हो गया। इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक बिक गया, स्टॉक हैज बीन सोल्ड। अच्छा, स्टॉक बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश फ्लो में प्लस होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो हमने क्या करा, डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस करा। सर रट्टा मारना है? नहीं, लॉजिक इज द मैजिक, याद रखना। बेटा नींद खोल के सुन रहे हो सारे? और सुनो, इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस क्यों करना है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक स्टॉक ओनली। स्टॉक 10,000 का था, 15,000 का हो गया। मुझे बताओ स्टॉक बढ़ता कब है? जब मैं परचेस करूंगा। परचेस करूंगा तो भाई पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या करूंगा? माइनस। ठीक है? अच्छा, उसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम प्लस करते हैं। एक मिनट बताता हूं भाई, सुनो पहले। सपोज कर लो बच्चा, करंट लायबिलिटी क्या होती है दोस्त? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स ले लो। मुझे एक बात बताओ, मान लो 2020 में तुम्हारे पास क्रेडिटर्स थे 10,000, 2021 में क्रेडिटर्स हो गए 15,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्रेडिटर्स बढ़े, इसका मतलब तुमने उनसे कोई और सामान खरीदा होगा, तो तुम्हारे पास तो फ्लो आया ना, कुछ आया तुम्हारे पास, कुछ सामान और खरीदा तभी क्रेडिटर्स बढ़े। सामान खरीदा, तुम्हारे से पैसा नहीं गया। सामान खरीद लिया बट पैसा गया नहीं, तो वो भी तो पैसा ही रहे। तो उसको हम क्या करते हैं? ये देखो प्लस करते हैं। अच्छा, जब क्रेडिटर्स मान लो कम हो गए, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स 10,000 से 7,000 हो गए, इसका मतलब तुम किसी क्रेडिटर्स का पैसा दे रहे हो। बेटा क्रेडिटर्स कम कैसे होते हैं? व्हेन यू रीपे देयर मनी। आप खुद सोचो ना, क्रेडिटर्स कम कैसे होते हैं? जब आप पैसा उनको वापस करते हो। तो जब आप उनको पैसा वापस कर रहे हो, सो दैट डिनोट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हाँ जी बच्चा, नाउ यू कैन आस्क। आप क्या पूछ रहे थे दोस्त, पहले बताओ। तो बेटा एसेट की वैल्यू बढ़ जाए मतलब करंट एसेट की वैल्यू ना। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन करंट एसेट अभी। तो वही तो मैं कह रहा हूं, करंट एसेट जब आपके पास बढ़ते हैं तो नॉर्मली आप उसको खरीदते हो कोई ना कोई चीज को। ठीक है? तो आप देखो दोस्त, अगर आपका करंट एसेट बढ़ रहा है तो आप उसको क्या करते हो? माइनस करते हो। हाँ जी बच्चा, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी बेटा, आई एग्री। क्रेडिटर्स जो है, अगर आपका सपोज कर लो, चलो हम ऐसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, लोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? आपका कोई शॉर्ट टर्म लोन था। शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी होती है। डू यू एग्री विद दिस? शॉर्ट टर्म लोन पहले 10,000 था, अब 12,000 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 2,000 लोन और बोरो करा। 2,000 लोन बोरो करोगे तो पैसा आएगा, आएगा। सो दैट इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सो इट नीड्स टू बी एडेड। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये चीज वैलिड रहेगी। अच्छा, ये तो था लॉजिक कि प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं। पहले सारे बच्चे मुझे बताओ, प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? आई कांट हियर। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? वेरी गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट। बेटा अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे सपोज कर लो कहते हैं सर इसको लर्न ही कर लेते हैं। लर्न करने का तरीका बहुत आसान है। तुम एक चीज लर्न कर लो, डिक्रीज इन करंट एसेट, प्लस करना है। ठीक है? डिक्रीज इन करंट एसेट का उल्टा क्या होता है? इंक्रीज इन करंट एसेट। उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट का उल्टा क्या होगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस हो रहा है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा? प्लस होगा। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का उल्टा क्या होगा? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है? और अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर रहे हो तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी? माइनस। दैट्स अ वेरी सिंपल फंडा। बेटा एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? आई कांट हियर। वेरी गुड, एब्सोल्युटली क्लियर। वेरी गुड बच्चा। तो दोस्त जब हमने ये कर लिया, सुनो, इसके बाद ये फॉर्मेट आगे कंटिन्यूड रहता है, समझते जाना भाई। दोस्त इसमें क्या करते हैं, फिर हम ना टैक्स पेड लेस करते हैं। अच्छा, टैक्स पेड के साथ लिखा है नेट ऑफ रिफंड। अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, टैक्स पेड, उसके साथ लिखा है नेट ऑफ रिफंड। बच्चा बोलेगा सर व्हाट इज रिफंड? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, समझ लेना, नोट करने का आपको टाइम दे दूंगा।
दोस्त अब आपके दिमाग में आएगा नेट ऑफ रिफंड। रिफंड का क्या सीन है, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सरकार को, हमारे ऑनरेबल सरकार को, हमने वहां पर सपोज 10,000 रुपीज टैक्स पे करना है। सरकार ने हमें कोई टैक्स रिफंड कर दिया। होता है कई बार, क्या करते हो आप, एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट में ना गवर्नमेंट आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है, तो आपको टैक्स वापस आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर सपोज कर लो सरकार ने तुम्हारा 3,000 रुपया टैक्स वापस कर दिया दोस्त, तो 10,000 में से अगर गवर्नमेंट ने 3,000 तुम्हारा टैक्स वापस कर दिया मेरे भाई, तो 7,000 तुम्हारा नेट टैक्स पेड है। समझ में आया नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या होता है? तो अगर 10,000 रुपया तुमने टैक्स पे करना है, अगर तुम्हें 3,000 रुपया गवर्नमेंट वापस करती है, उसे कहते हैं नेट ऑफ रिफंड। दैट मींस तुमने एक्चुअल टैक्स कितना पे करा, 7,000। तो तुम यहां पर हमेशा वो नेट वाली फिगर शो करते हो, और इसको मैं ब्रैकेट में शो करूंगा बिकॉज ये पे करना होता है, पैसा जाता है। ठीक है, अच्छा, जब ये फिगर आती है इसे मैं कहता हूं कैश फ्लो बिफोर ईओआई। ईओआई क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ईओआई किसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, फिर हम इसमें लास्ट में क्या करते हैं, हम लास्ट में इसमें प्लस या माइनस करते हैं ईओआई को। हम क्या करते हैं बेटा लास्ट में? प्लस या माइनस ईओआई को। क्यों? मैं आपको ना ईओआई के ऊपर अभी एक नोट 4 दूंगा। क्या दूंगा बच्चा? नोट 4। आप लिख लो, ईओआई के ऊपर एक आएगा नोट 4। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ईओआई क्या होता है। ईओआई आपके पास खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अगर इनकम होती है तो आप उसको प्लस करते हो क्योंकि उससे पैसे आते हैं, और ईओआई अगर मान लो खर्चा है तो खर्चे से पैसे जाते हैं तो माइनस करोगे। इसलिए आप देखोगे मैंने ईओआई के साथ लिखा है प्लस और माइनस। क्या लिखा है दोस्त मैंने? प्लस और माइनस। सो गाइज ये बात याद रखना, ईओआई कैन बी एडेड और ईओआई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ऑल्सो। गाइज एवरीबडी इज क्लियर? ईओआई कैन बी एडेड और ईओआई कैन ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड depending upon the circumstances. If EOI is an expense, that means money goes out. Money goes out, that means we have to subtract it. And if EOI is an income, that means money comes in. Money comes in, that means it needs to be added. Finally, जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, ये करने के बाद मेरे पास एक नेट बैलेंस आता है दोस्त। ये जो नेट बैलेंस आता है ना, ये वाला याद रखना, ये नेट बैलेंस को हम लोग कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं दोस्त? कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। अब बच्चा बोलेगा सर ये फ्रॉम या यूज्ड इन का क्या चक्कर है? मेरी बात को समझना, प्लीज फोकस करके सुनिएगा दोस्त। इसमें क्या होता है आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, समझो। होता क्या, ये सारी एक्टिविटी करने के बाद ना कई बार आपकी ये वाली जो फिगर होती है ना, ये वाली, ये पॉजिटिव आती है। अगर तो पॉजिटिव आती है तो आपने वर्ड क्या यूज करना है? फ्रॉम। अगर तो पॉजिटिव आती है तो आपने वर्ड क्या यूज करना है? फ्रॉम। और अगर ये फिगर नेगेटिव आती है तो आपने वर्ड क्या यूज करना है? यूज्ड इन। तो याद रखना, अगर मान लो ये सारी फिगर कैलकुलेशंस के बाद इट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव फिगर, तो सारे बच्चे दोस्त याद रखना, पॉजिटिव फिगर में हम वर्ड क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। ठीक है, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव फिगर में वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा? यूज्ड इन। सो इट डिपेंड्स कि वेदर योर फिगर विच इज गिवन फिगर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्त अब पहले सारे बच्चे ये कहानी बताओ कि ये कहानी पर्टिकुलरली एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? किसी को डाउट है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब भाई इसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज ओए। बेटा ओए इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का शॉर्ट फॉर्म मेरे दोस्त। एक हमारा दोस्त ऑनलाइन में पूछ रहा है, बोलता है सर व्हाट इज ओए। ओए मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज करा है। मैंने बेटा अभी स्टार्टिंग में लिख के भी बताया था, ये देखो मैंने कहा था दोस्त मैं इसे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। CFOA, CFOA is cash flow from operating activity. CFIA, IA that is cash flow from investing activity. CFFA that means cash flow from financing activities. Okay, भाई साहब अब आप सारे बच्चे देख लो, ऑपरेटिंग क्लियर है तो मैं इन्वेस्टिंग पे आता हूं। ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 1। अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है दोस्त हमारे पास?
पार्ट 2 आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब समझो बेटा, अब जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, पहले ऊपर हेडिंग लिखो पार्ट 2, यह आएगा आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थोड़ा सिंपल होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा फ्रेंड्स, याद रखना, इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी सिंपल। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या होगा, जो भी फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट तुम बेचोगे, पैसा आएगा। मुझे एक बात बताओ, जो फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट तुम सेल करोगे, मनी कम्स इन। बेटा समझ में आ रहा सारे बच्चों को? फिक्स्ड एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, मनी कम्स इन। अच्छा, कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड तुमने रिसीव करा, मनी कम्स इन। भाई कोई इंटरेस्ट रिसीव करा, कोई डिविडेंड रिसीव करा, पैसा आ रहा है? आ रहा है। कोई भी इनटैंजिबल एसेट को बेचोगे, पैसा आ रहा है? ठीक है जी। कोई भी रेंट रिसीव करते हो, पैसा आ रहा है? सिंपल सी बात है बेटा, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, तुमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, इन्वेस्टमेंट सेल करी, मनी कम्स इन। तुमने कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करा, मनी कम्स इन। तुम्हारा कोई इनटैंजिबल एसेट बिकता है, पैसा आ रहा है। तुमने कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ है, तुम उसके ऊपर रेंट रिसीव करते हो, मनी कम्स इन। तो ये सारी कहानी तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या होती है, मनी इज कमिंग इन। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जब तुम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो या इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, या मैंने लास्ट में वर्ड लिखा है IA। IA क्या होता है बच्चा, इनटैंजिबल एसेट्स। अगर तुम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे, पैसा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, पैसा जा रहा है। इनटैंजिबल एसेट परचेज करोगे, पैसा जा रहा है। इन सब केसेस में पैसा जाता है। याद रखना, हमारे पास ये सारी कहानी करके मेरे पास यहां पे बैलेंस आता है। इसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा अब आप लोग सारे बच्चों को फ्रॉम या यूज्ड इन का मतलब समझ में आ गया? कल को क्या होगा बेटा, अगर मान लो ये प्लस माइनस करके तुम्हारी फिगर आ गई नेगेटिव, तो तुम वर्ड क्या यूज करोगे, यूज्ड इन। और अगर मान लो फिगर आई पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखो, मैं यहां लिख ही देता हूं, पॉजिटिव फिगर के लिए तुमने वर्ड यूज करना है फ्रॉम, नेगेटिव फिगर के लिए तुम वर्ड यूज करोगे यूज्ड इन। ठीक है। तो पॉजिटिव फिगर के लिए तुमने वर्ड यूज करना है फ्रॉम, नेगेटिव के लिए तुमने वर्ड यूज करना है यूज्ड इन। ओके, आई एक्सपेक्ट यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा, तो मैं आगे चलता हूं। बेटा ये सबने नोट भी कर लिया होगा आई सपोज। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ही कंटिन्यूड रहता है, इसके आगे आगे कंटिन्यूड रहता है बेटा। ये सारे आपने एक ही साथ बनाने, एक ही स्टेटमेंट के फॉर्म में, याद रखना। और इसमें आता है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हेडिंग पार्ट 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट क्या है दोस्त? मान लो तुमने शेयर या डिबेंचर इशू करा। मुझे एक बात बताओ, तुमने शेयर या डिबेंचर इशू करा, पैसा आ रहा है? गाइस पैसा आ रहा है, मनी कमिंग इन। तुमने लोन बोरो करा। अगर आप याद करोगे, ये सारे एग्जांपल्स मैं तुम्हें पहले थ्योरी में दे चुका हूं। अगर आप याद करोगे दोस्तों, जो पिछली अगर आप 2 क्लासेस लगा चुके हो, ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल तो मैं थ्योरी में दे चुका हूं। तुमने लोन बोरो करा, लोन बोरो करा दोस्त, पैसा आ रहा है। अच्छा, आपको याद है मैंने एक टॉपिक बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीज होता है, या सीसी का फुल फॉर्म क्या था, कैश क्रेडिट। सीसी सारे बच्चे याद रखो। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज होता है या कैश क्रेडिट में इंक्रीज होता है, दैट इज ऑल्सो योर लोन बोरोड, मतलब एक तरह से वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, अब जब तुम लोन का रीपेमेंट करते हो, मनी गोज आउट। जब तुम डिबेंचर या शेयर का रिडम्पशन करते हो, मनी गोज आउट। एंड दोस्त, जब तुम कोई इंटरेस्ट पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो, मनी गोज आउट। याद रखना, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर तुम पे करते हो, तो वो तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अच्छा, नॉर्मली मैं सारे बच्चों को एक बार बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। जब हम कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या डिविडेंड रिसीव करते हैं,
वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? और जब हम लोग सपोज कर लो कोई इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड हम पे करते हैं, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो गाइस, ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास यहां पर बैलेंस आता है और आपको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, वंस वी गेट दिस, फिर हम नीचे क्या करते हैं, हम नीचे बड़ा टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टोटल। टोटल ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मतलब ऊपर आपने 3 चीजें निकाली थी, आपको याद होगा, जरा फॉर्मेट को समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। आपने यहां पर 3 चीजें निकाली थी बच्चा लोग, 3 चीजें आपने कैलकुलेट करी थी। नंबर 1 वॉज ऑपरेटिंग, नंबर 2 वॉज इन्वेस्टिंग, नंबर 3 वॉज फाइनेंसिंग। धीरे धीरे इन सबको कैलकुलेट करके इनका टोटल लेना है, बिकॉज यू गॉट 3 वैल्यूज। याद रखना, ऊपर आपके पास 3 वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। सो वंस यू गॉट 3 वैल्यूज, आपने इनका तीनों का टोटल करना है। जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहां पर ऑपरेटिंग का यहां पर जो टोटल आया था, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा था, ये देखो, ये वाला, ये ऑपरेटिंग का टोटल आया था, ये इन्वेस्टिंग का टोटल आया था, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास नीचे यहां पर फाइनेंसिंग का टोटल आया। जब ये आपके पास तीनों का टोटल इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट में इसको प्लस करते हैं। इस टोटल को हम क्या करते हैं दोस्त, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस करते हैं। और याद रखना, हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत, हम एग्जाम में खुद चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑलवेज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो जैसे ही आप इन तीनों का टोटल ओपनिंग बैलेंस में ऐड करोगे, आपका आंसर किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसीलिए एग्जाम में आदमी या औरत कोई भी उसी टाइम पे, या मिक्स ब्रीड भी, कुछ भी कह सकते हैं, तो याद रखना उसी टाइम पे आंसर चेक कर सकते हो। दोस्त मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों याद रखना, आपका आंसर उसी टाइम पे एग्जाम में चेक हो सकता है। वाई? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर, आपने तीनों को जोड़ा, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करा, और तुम्हारा आंसर किसके इक्वल आता है? क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑलवेज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। So this was cash flow statement. Guys, it is absolutely clear everyone? Okay. Now, the पंगा is still not over. Why? मैंने आपको ऊपर बताया था, याद है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4. Okay, let me explain that one by one. दोस्त देखो, पहली बात, अब इसको ना सारे थोड़ा सीरियसली देखना प्लीज, और डिस्टर्ब मत करना प्लीज, अच्छे से सुनना। एक आती है ब्रेन बॉक्स। देखो ब्रेन बॉक्स वाली बात क्या है, मतलब इसको दिमाग के डब्बे में डालना है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने एक टर्म यूज करी है, सारे बच्चे बेटा प्लीज फोकस करके सुनना। यहां पे मैंने एक टर्म यूज करी है, उसे मैं क्या कहता हूं बेटा? करंट एसेट। क्या कहता हूं बच्चा उसको? करंट एसेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है कि नहीं होता? बताओ क्या बच्चे, क्या बोलते हैं? कैश या कैश इक्विवेलेंट को हम करंट एसेट बोलते हैं? बोलते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं, ठीक है। बच्चा सुनना है थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। दीवारों को हमने बाद में देखना है बेटा, इधर उधर हमने बाद में देखना है, और अपनी खुशी के साथ यहां से देखना, ठीक है बेटा। यहां पे फोकस करें थोड़ा सा, ओके। तो बच्चे याद रखो बेटा, आपको नॉर्मली सारे बच्चों को पता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है। मतलब आप लोग क्या करोगे, ये जो डिक्रीज और इंक्रीज आएगा, इसमें आप कैश और कैश इक्विवेलेंट को लोगे, लेना भी चाहिए, ठीक है। बट ब्रेन बॉक्स क्या कहता है? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों? याद रखना, ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि तुमने कैश और कैश इक्विवेलेंट लास्ट में यूज करना है, वही तो तुम्हें तुम्हारा आंसर बताएगा।
आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से मेरी बात सुन लेना, ये ब्रेन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इन सीएफएस वी डू नॉट ट्रीट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज करंट एसेट, हेंस करंट एसेट एक्सक्लूड्स कैश इन हैंड, cash at bank and marketable securities. That's a very important note. So current asset की डेफिनेशन सिर्फ इस चैप्टर के लिए ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं करेगी। क्या? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो बच्चे पहले इस स्लाइड को अच्छे से नोट करें, जल्दी से बढ़िया से नोट करो बेटा। देखो बच्चा, एक हमारा दोस्त कहता है सर रिपीट कर दो मेरे भाई। रिपीट करने का सीन दोस्त बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट को ना भाई याद रखना, कैश और कैश इक्विवेलेंट को बच्चा तुमने किसी भी हालत में करंट एसेट की डेफिनेशन में नहीं लेना। ठीक है भाई साहब, खाली ये बात याद रख लेना, कैश और कैश इक्विवेलेंट को तुमने किसी भी हालत में करंट एसेट की डेफिनेशन में नहीं लेना। ठीक है, यह बात दिमाग में रखना बच्चा। ओके दोस्तों, नोट 1। ओके नाउ प्लीज फोकस। आपको याद होगा 4 नोट हमने सीखने थे। नोट 1 क्या था? देखो सर, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई क्वेश्चन में गिवन होगा? ऑलवेज नहीं, इट वोंट बी गिवन टू अस। याद रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई कैलकुलेट करना पड़ता है। अब बच्चा सवाल करेगा सर कैसे? याद रखना कैसे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल आपने लेस करा, आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। तो आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो? आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल गिवन होगा। प्लीज नोट करते टाइम मेरी बात को भी सुनते जाना। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल आपके पास बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको माइनस करा, मेरे पास क्या आता है बैलेंस में? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आप इसको याद करोगे, रिजर्व्स ऐड करने हैं, डिविडेंड ऐड करना है। याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो सीवाई प्रोविजन का मतलब क्या होता है बेटा? सीवाई इज करंट ईयर। याद रखना, मैं कहीं पे भी सीवाई लिखूं दैट मींस करंट ईयर की प्रोविजन को ऐड करना है बेटा, करंट ईयर की प्रोविजन को ऐड करना है। तो बच्चे क्या करें? पहले तो इसको इस तरीके से याद करें, आर डी टी। 3 चीजें होती हैं जो आपने ऐड करनी होती है। आर डी टी मतलब रिजर्व्स, डिविडेंड एंड टैक्सेस। याद रहेगा बेटा? ठीक है, याद रखो, आर डी टी।
तीन चीजें तुमने ऐड करनी होती है। आरडीटी याद कर लो बेटा, राइट। सो याद रखो, इसका फुल फॉर्म बना लो, रोज धोना था। ठीक है, जैसे मान लो भाई, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, हमारा एक दोस्त है, वो क्या सब्जियां रोज धो धो के बेचता है, तो याद रखना रोज धोना था। ये याद रहेगा दोस्तों, रोज धोना था। सो याद रखना दोस्त, हमारे पास क्या आएगा, आरडीटी, रिजर्व्स, डिविडेंड एंड टैक्सेस। ये तीन चीजें आपने इसमें ऐड करनी होती है। एंड गाइस, टैक्सेस कौन से, करंट ईयर की प्रोविजन, करंट ईयर की प्रोविजन, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें ईओआई अगर आपको पीएल में पहले डेबिट करा हुआ है तो ऐड करना। बेटा कंग्रेचुलेशन बेटा, दिस इज द वन हु हैज पास्ड, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं भी मिलता हूं आप लोगों से इस क्लास के बाद, ठीक है, एंड हैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड। अभी मिलता हूं क्लास के बाद, ओके। भाई साहब, बच्चे सीए में पास हुए हैं, मजाक की बात नहीं है, इट्स ग्रेट न्यूज फॉर देम, ओके। एक अपना स्टूडेंट है बेटा, वो सीए फाइनल में सीए बन गया, वो स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 15, राहुल गोइंका नाम है बच्चे का। उसने मुझे भी मैसेज करा, आप सोचो ऑल इंडिया रैंक 15। आपको पता है जितने लोगों ने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप दिए हैं, उसका रिजल्ट कितना है, 1.44%। सिर्फ 44 बच्चा बोथ ग्रुप में पास हुआ है सीए फाइनल में। सिंगल ग्रुप में बच्चे ज्यादा पास हो जाते हैं, बोथ ग्रुप सीए फाइनल का देना बहुत मुश्किल होता है। पूरे इंडिया में से 44 बच्चा पास हुआ है, एंड ही स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 15 आउट ऑफ दैट। तो दैट इज समथिंग ट्रेमेंडस फॉर स्टूडेंट, और वो भी हमारे अमृतसर के स्टूडेंट है। मतलब अमृतसर में अगर नालायकों की संख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं लायक भी हैं, याद रखिएगा, ओके। कहते हैं जो कमल होता है ना, वो कीचड़ में ही खिलता है, तो कहीं ना कहीं कमल निकल आता है यहां पर, ओके। गाइस, मैं आपको बता रहा था, ईओआई इसको हमने प्लस करना है अगर उसको हमने पीएल में डेबिट करा। ईओआई अगर आपने उसको पीएल में क्रेडिट करा तो माइनस करना है। क्या मतलब, मतलब क्या बेटा, अगर डेबिट करा हुआ है तो वो क्या है, खर्चा है, तो उसको प्लस कर दो, और अगर क्रेडिट करा तो वो क्या है दोस्त, इनकम है, तो उसको माइनस कर दो, याद कर लो। और ये तुम्हारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो एक बार बच्चों को, आखिरी बार मैं नोट 1 रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुन लो। क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल निकाला, नेट प्रॉफिट आ गया, आरडीटी करा। आरडीटी क्या है दोस्त, रिजर्व्स, डिविडेंड एंड टैक्सेस, और उसमें आपने ईओआई अगर पीएल में डेबिट करा है तो प्लस करना है, और क्रेडिट करा है तो माइनस करना है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ईओआई। अच्छा, अब आता है नोट 2। बेटा नोट 2 क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर, ये बताओ हमें। बच्चे क्या बोलते हैं, सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, हमें ये बता दो। दोस्त बहुत सिंपल सी बात है, देखो गाइस, एक चीज याद रखना, व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग, हाउ डू यू डिफाइन नॉन ऑपरेटिंग, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। हाउ डू यू डिफाइन नॉन ऑपरेटिंग, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। गाइस याद रखना, डेप्रीसिएशन अगर मैं आपसे बात करूं तो वैसे ही ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि बिजनेस की मशीन चलती है तो मशीन की डेप्रीसिएशन होती है, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग है ना दोस्त। बट याद रखना, सिर्फ सीएफएस के चैप्टर में, सिर्फ सीएफएस के चैप्टर में, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको नॉन ऑपरेटिंग लेते हैं। क्यों, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। मैंने ब्रैकेट में लिखा, आप इसको पढ़ोगे, ओनली फॉर सीएफएस ड्यू टू इट्स नॉन कैश नेचर इट इज टेकन एज नॉन ऑपरेटिंग। अदरवाइज डेप्रीसिएशन, अगर आपको याद होगा दोस्त, हमने चैप्टर करा था रेशियो एनालिसिस टर्म 1 में। रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में अगर आप याद करोगे, डेप्रीसिएशन वाज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट सीएफएस के चैप्टर में थोड़ा ये कंट्रोवर्सी है, क्योंकि सीएफएस एक नॉन कैश आइटम्स को यूज नहीं करता, इसीलिए डेप्रीसिएशन को वो क्या करता है, वो ले लेता है नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, कल को तुम कोई भी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज या डिक्रीज करते हो, अमोर्टाइज का मतलब होता है उनकी वैल्यू को कम करना, उनकी वैल्यू को कम करना। तो याद रखना दोस्त, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को जब तुम राइट ऑफ करते हो, डिक्रीज करते हो,
उसको भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा बोलते हैं। कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट आता है, नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट आता है, इसे नॉन ऑपरेटिंग बोला जाता है। क्योंकि दोस्त ये बिजनेस के लिए लोन्स नहीं होते आमतौर पे, ठीक है। इसका इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, दिस इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम फिक्स्ड एसेट बेचना है क्या? नहीं। तो फिक्स्ड एसेट बेचकर जो हमें लॉस होता है वो भी क्या होता है दोस्त? नॉन ऑपरेटिंग। याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर जो आपके पास डिस्काउंट, कमीशन, ब्रोकरेज होती है, शेयर्स या डिबेंचर्स पे आप राइट ऑफ करते हो। राइट ऑफ करना मतलब डिक्रीज करना, आप उसको भी नॉन ऑपरेटिंग ले सकते हो। याद रखना, बट ये ऑप्शनल होता है नॉन ऑपरेटिंग लेना। मैं इसको सम के साथ आपको बताऊंगा, तो इसके आगे लिख लो कि भाई सम का करना है इंतजार। तो ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो यस मेरे बच्चा, आपको सबको एक बार दोबारा बता रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन से? समथिंग विच डज नॉट रिलेट टू बिजनेस और समथिंग विच इज ऑफ नॉन कैश नेचर, उसे क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। आखिरी बार बोल रहा हूं, दोबारा से सुन लो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश नेचर है, तो वो क्या हो जाता है? नॉन ऑपरेटिंग। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करा, तो वो क्या हो जाता है? नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन्स को हम लोग क्या मानते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि आमतौर पे ये लोन्स माने जाते हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं होते हैं। कोई फिक्स्ड एसेट में लॉस हो गया तो वो क्या हो जाता है? नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। कोई डिस्काउंट पे करा, ब्रोकरेज पे करी, कमीशन पे करी, शेयर डिबेंचर इशू करने के टाइम पे, तो वो क्या हो जाता है बच्चा? नॉन ऑपरेटिंग। बाकी लास्ट पॉइंट मैं आपको सम के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन ऑपरेटिंग खर्चे की लिस्ट। अब आइए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? बेटा देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बहुत सिंपल है। याद रखना दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बहुत सिंपल है। तुम्हारी कोई इंटरेस्ट की इनकम हुई, कोई डिविडेंड की इनकम हुई। मुझे एक बात बताओ, तुम एक फाइनेंस कंपनी नहीं हो, तुम्हें कोई इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तुम्हें कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है, तो तुम्हें वो कौन सी इनकम मानी जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग। बिकॉज यू आर नॉट अ फाइनेंस कंपनी, यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, यू आर अ नॉर्मल कंपनी। तो आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं आता। तो याद रखना, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, तुम्हारी कोई रेंटल इनकम अगर तुम्हें आती है, तो ये सब तुम्हारे लिए क्या माना जाता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट को बेच के तुम्हें फायदा हो गया, क्या तुम्हारा काम है फिक्स्ड एसेट बेचना? तो ये क्या हो जाता है दोस्त? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। दोस्तों पहले मुझे सारे बच्चे बता दो, नोट 3 तक क्लियर है? यस मनरूप जी, यू आर राइट। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक वर्किंग नोट के तौर पे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस डियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेटा नोट 1, नोट 2, नोट 3 क्लियर? चलो, हम इसके आगे नोट 4 जो है वो कल करवा दूंगा, ठीक है। अभी इतना कर लीजिए, एंड वी विल फॉलो द नोट 4 टुमारो। Thank you guys. God bless.